नमस्कार, मैं हूं रवि केंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। भराड़ी स्टैंड में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5013.05 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया और इससे पहले कई विधेयक पारित किए गए। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी कई तरीके के सवाल पूछे गए, जिसका जवाब भी दिया गया। 2 दिन की कार्रवाई के बीच जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए गठित तदर्थ समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे लेकर आरोपों की राजनीति भी हो रही है। हम अपने मेहमान से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अधिकारी मंत्री से जानना चाहता हूं कि सोमवार का दिन आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। सरकार असहज महसूस करती है, सवालों से बचना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, सोमवार का दिन पिछले 3 वर्षों से क्यों नहीं आया? उत्तराखंड विधान से मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्थापित करता हूँ। मत संख्या 22, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसका विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 23, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। मत संख्या 24, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने के सदन से अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हैं कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 26, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में है कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 27, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करता हूँ। मत संख्या 28, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से खेल एवं युवा कल्याण उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगते हैं। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 29, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करती हूँ। मत संख्या 30, माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। 2017 से 2023 तक जो एवरेज आया है, एवरेज नंबर ऑफ सिटिंग्स जो है वो उससे भी हम कम है। हम 12 पर ही हैं, जबकि 22 के लगभग। और सबसे खराब बात जो है वो ये है कि days for which budget and ministry expenditure were discussed in 2023
मैडम स्पीकर, सिर्फ एक दिन, और ये न्यूनतम स्तर है पूरे भारतवर्ष की विधानसभाओं का। आप हमारी संरक्षक हैं, और अगर नियमावली का पालन नहीं होगा और हमारे विधानसभा की रिसर्च पेपर छपेंगे कि न्यूनतम हमारी बैठकें हो रही हैं और चर्चाएं हमारे बारे में पूरे देश में ये होती है कि एक एक दिन में तो ये रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि भराड़ीसैंण में आज सदन के सत्र का दूसरा दिन था और वहाँ पर भी तमाम चर्चाएं हुई। कई विधेयक जो है सदन के पटल पर रखे गए, वो पारित भी हुए और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता लाइव जुड़ी हुई हैं, कमलेश रमन जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप चमोली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यूकेडी की प्रवक्ता मीनाक्षी जी हैं, मीनाक्षी घिल्डियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रेम पंचोली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है। कमलेश जी, जिस तरीके से आज सदन का दूसरा दिन था भराड़ीसैंण में और तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, कई विधेयक भी पारित हुए हैं और उसकी चर्चाएं भी तेज़ हैं, और आज का जो सदन का दिन है, पहले सबसे पहले उस पर आपका कमेंट चाहूँगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुंदर और सकारात्मक सरकार की तरफ से भी पहल हुई और मुझे लगता है कि कई मुद्दों पर विपक्ष ने भी मोहर लगाई है। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर हमारा सत्र चले तो पूरे उत्तराखंड के विकास पर भरपूर तरीके से बात हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को चहुमुखी चारों तरफ पहुंचाने के लिए विपक्ष और पक्ष का एक साथ मिलकर के काम करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे विधेयक, चाहे हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारे से लेकर के हो, चाहे आपका विधेयक विधायकों की वो बढ़ाने से लेकर के हो, तमाम जो हमारे प्रदेश के शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, ग्राम्य विकास तक, गांव-गांव तक जो हमारी विकास की जो नीतियां पहुंचाने का काम जो सरकार ने इस वक्त अपने बजट, अनुपूरक बजट के माध्यम से भी जो हर मद में बजट देने का काम किया, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बेहतर और सकारात्मक सरकार की भी पहल है। और इसमें तमाम वो ऐसे मुद्दे जो इस प्रदेश के अंदर अब नए होने हैं और बाकी चीजों पर संशोधन होना है, तो मुझे लगता है कि बात काफी अच्छा एक ऐसा आज का दिन रहा गैरसैंण में, जहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से सदन भी चला। और क्योंकि छोटी मोटी चीजें तो होती हैं, क्योंकि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और मैं देख रही थी कि सदन में तमाम, चाहे विपक्ष के हमारे विधायक हों और चाहे पक्ष के सत्ता पक्ष के विधायक हों, सभी ने अपनी बातों को भरपूर तरीके से सरकार के सामने रखा और उन्होंने बहुत संयम से उन्हें सुना भी और निस्तारण भी किया उनकी उन्हीं बातों का जो उन्होंने वहां जिक्र किया। विपक्ष के जो सवाल थे उनको भी सुनने का काम किया, और जो सत्ता पक्ष ने सरकार में रहते हुए उत्तराखंड को विकास निधि में क्या दिया, क्या देने जा रहे हैं, उस पर भी जो चर्चा बड़े बेहतर तरीके से वहां सबने सुनी। पर उस बीच में जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, उसको एक जाहिर सी बात है कि जब सत्र चलता है तो इन सारी चीजों के ऊपर भी गौर किया जाता है। पर जो सबसे बड़ी बात हमारे इस प्रदेश के अंदर आज है, जिसमें संशोधन होने वाली बात है, जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो परिसंपत्तियां हैं, उनमें हम जो संशोधन होगा उसके जरिए हमारे प्रदेश को जो हमारी संपत्तियां उत्तर प्रदेश के हाथ में थी, वो हमारे उत्तराखंड के में समाहित होगी और यहाँ पर उसको फायदा मिलेगा, उसमें विकास भी होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी संपत्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश में है, जिसका विकास नहीं हो पाता, क्योंकि काफी सारी चीजें होती है कि उत्तर प्रदेश कहता है उत्तराखंड के दायरे में और उत्तराखंड कहता है उत्तर प्रदेश के दायरे में। तो मुझे लगता है कि अब शायद ये जब हमारा अधिनियम वहां से पास हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी जो हमारी संपत्तियां हैं जो दूसरों के हाथों में है, अब वो उत्तराखंड के हाथों में होगी। तो एक बेहतर परिणाम आगे देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के विकास में भी। आपके हमारे जो प्रदेश के संकल्पबद्ध जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लिया गया था, क्योंकि सरकार को जो आशीर्वाद देने का काम जनता ने किया, तो उसके तहत धामी सरकार इस वक्त काम कर रही है। उनके विधायक, उनके मंत्री काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से उन मंत्रियों ने सभी सवालों का जवाब दिया। उसमें चाहे शहरी विकास मंत्री हो, खेल मंत्री हो, उद्यान मंत्री हो, वन मंत्री हो, तमाम सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से उन सारी चीजों के ऊपर जो है बात करने का काम किया, मंथन करने का काम किया, विचार करने का काम किया कि कैसे हम इस प्रदेश के अंदर और बेहतर तरीके से विकास को ला सकते हैं, युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं और इस प्रदेश के लिए हम पहाड़ के लिए क्या कर सकते हैं, उन सारी योजनाओं के संदीप चमोली जी, आज जो तो बहुत बेहतर, मुझे लग रहा है कमलेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरा। ठीक है, अच्छा, आप सुन रहे थे, आप अच्छा आप मान नहीं रहे थे। संदीप चमोली जी,
जो अनुपूरक बजट आज आया है 5013 करोड़ से अधिक का, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? अलग अलग उसका वर्गीकरण भी किया गया है, और क्योंकि आप प्रवक्ता तो हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो भराड़ीसैंण में हमारा रवि जी जो ये सत्र चल रहा है, इस सत्र में सबसे पहले हम सबको जो है उन शहीदों को नमन करने की आवश्यकता है, जिनकी वजह से आज उनका जो सपना था गैरसैंण का, जिसमें विधानसभा भवन बने और उसमें सत्र चले और उत्तराखंड के निर्माण की जो भूमिका हो उसमें तय हो, तो सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के उन शहीदों को नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के, उनकी वजह से हम एक अलग राज्य हमें मिल सका। आप अगर पूरे लबो लबाब अगर पूरे सत्र का देखेंगे, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है, जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लगातार भागते हुए देखी गई है। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि वर्तमान स्थिति में विपक्ष के विधायक इतने नहीं हैं कि उनकी वजह से कोई विधेयक रुक सके। ठीक, आपने देखा जिस प्रकार उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक हो, जिस प्रकार आपने देखा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम हो, या जो परिसंपत्तियों की बात हमारी बड़ी बहन करनी है उसके संबंध में चर्चा हो, या आप देखेंगे जो निजी संपत्ति अधिनियम जो आज पास हुआ है, कहीं ना कहीं आप सारे इन नियम कानूनों को अगर आप देखेंगे, अगर ये भविष्य में उत्तराखंड के हित को साधते हुए अगर बनाए गए हैं, इनकी ड्राफ्टिंग इस प्रकार की गई है, दोबारा इनमें बदलाव ना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का अच्छा काम है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये समझना पड़ेगा, परिसंपत्तियों की बात करते समय भाजपा के साथियों को विचार करना पड़ेगा। उत्तराखंड में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा, सेंटर में भाजपा, किस अधिनियम ने इनको रोका हुआ है कि परिसंपत्तियों का बंटवारा? अगर इस राज्य में रवि जी कोई अधिनियम बनाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश इनको उस अधिनियम बनाने से अपनी संपत्ति दे देगा? ये सेंटर का मसला है, और ये जब दोनों राज्यों में और सेंटर में भी एक ही पार्टी की दल की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इस जो मुद्दे को है अब तक किसी न किसी हाल में सुलझ जाना चाहिए था। ये राज्य हित का मुद्दा था, ये पुष्कर सिंह धामी जी को प्रमुखता से रखने की आवश्यकता थी। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने देखा कहीं ना कहीं सरकार महिला के मुद्दे पर बसते हुए दिखी। जब भी हमारे विधायक सवाल करते थे, कहीं ना कहीं रोजगार में जो घोटाले हुए हैं, अभी परसों ही हमने हरिद्वार में देखा 2 लोग पकड़े गए, उस पर बसती रही। कहीं ना कहीं यूके SSSC में जो भर्तियां फिर लेट हो रही हैं, उस पर सरकार बसते हुए दिखी। अनेकों मुद्दों पे सरकार के मंत्रियों को कांग्रेस के विधायकों के द्वारा घेरा गया, ये आप स्वयं देख सकते हैं। जो विधानसभा के जो क्लिप्स जारी हुए हैं, उन क्लिप्स में आपने देखा किस प्रकार इनके संसदीय कार्य मंत्री बोलते बोलते बीच में हड़बड़ाने का काम किए गए। रवि जी, कहीं ना कहीं इस राज्य को एक सशक्त सरकार की आवश्यकता है, जिसमें पूर्ण रूप से भाजपा विफल हुई है। किस प्रकार आईएसबीटी में आपने देखा हमारी बहन के साथ रेप होने का काम होता है, जहाँ से मात्र जो पुलिस चौकी की दूरी है, मात्र 10 कदम की दूरी पे पुलिस चौकी। रवि जी, कहीं ना कहीं आपने उधम सिंह नगर वाला मसला देखा, क्या क्या किस पे गाज गिरी, कौन से कप्तान को हटाने का काम तत्कालीन सरकार ने किया, किस कोतवाल को हटाने का काम किया। कहीं ना कहीं जो इस राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से तत्कालीन सरकार बसती हुई दिख रही है, जिसका जीता प्रमाण ये जो सत्र, विधानसभा सत्र जो सरकार के द्वारा चलाया गया है, इस सत्र में जो है सरकार पूर्ण रूप से बसती हुई रही, और जो उनके चहेते अधिनियम थे उनको पास कराने का काम गई, और राज्य के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे अपने आप को अलग करते हुए। अभी तो एक दिन और बाकी है, तो कल के दिन का भी इंतजार रहेगा। मीनाक्षी जी, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल से आप लोग हैं, और सबसे पहले राजधानी जब यहाँ आंदोलन चल रहा था तो राजधानी बनाने की मांग गैरसैंण को ही थी। आज उसी गैरसैंण में सत्र चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है पिछले 10 सालों में अगर देखें जब से शुरुआत हुई तो एक महीने भी वहाँ पर सत्र नहीं है। 34 से 35 दिन का एक आंकड़ा है जो सामने आता है। तो ऐसे में जो इस वक्त वहाँ पर घोषणाएं की जा रही हैं सरकार की ओर से, आज मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणाएं की गई हैं, वहाँ पर कई बातें उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। इन चीज़ों को किस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल देखता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गैरसैंण राजधानी की हम बात कर रहे हैं, और लगातार जब से राज्य की परिकल्पना की थी यहाँ के राज्यवासियों ने, तब से वो गैरसैंण की बात कर रहे हैं। लेकिन गैरसैंण को कितना नेग्लेक्ट किया गया है ये हम सभी देख रहे हैं, और किस तरह दिखावे के लिए यहाँ पे सत्र किया जाता है वो भी हमें नज़र आता है। लगातार आप देखेंगे, देखिए विरोध करने वाली स्थिति क्यों आ रही है? विरोध करने वाली स्थिति इसलिए आ रही है कि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर युवाओं को आवश्यकता है, अब जो अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए लड़ रहा है, मूल निवास के लिए लड़ रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। जो राज्यवासी हैं वो कह रहे हैं हमें सख्त भू कानून की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारी बची कुची कृषि भूमि है उसे बचाने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ये एक ऐसा राज्य है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण आप देखेंगे महिलाएं मर रही हैं, आप देखेंगे कि वहां से रोजगार की कमी के कारण पलायन हो रहा है लगातार। आप देखेंगे कि जो युवा है, आज युवा
युवा, मतलब मैं ये कहूंगी कि उत्तराखंड का युवा देखिए कितना लाइटली इन चीजों को ले रहा है। उत्तराखंड का युवा आज भी व्यंग्यात्मक वे में कह रहा है कि हमारे विधायकों के जो भत्ते हैं वो बढ़ा दिए गए। क्या हमारे विधायकों को, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की स्थिति राज्य की है, जिस तरह हम कई करोड़ों के कर्ज के अंदर दबे हुए हमारा राज्य है, हमारा युवा जो बेरोजगार है, सड़कों पर है, जिसे आज आवश्यकता है कि उसके रोजगार का कुछ इंतजाम किया जाए। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगी कि ये वो राज्य है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बागेश्वर, अल्मोड़ा जैसा जो वो है शहर है, और रुद्रप्रयाग, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से भी कम है। तो सोचिए ये ऐसा राज्य है, 1 लाख से कम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनकी जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो 10,000 से भी कम है। मिनिमम वेजेस आप देख लीजिए, स्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेजेस 12,000 है इस राज्य के अंदर, जो कटा के 8,000 इनके हाथ में आती है। तो इस तरह का राज्य जहां प्रति व्यक्ति आय की ये स्थिति है, जहां पे आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट कर दिया, आखिर ये डेवलपमेंट हो किसका रहा है? वो हमने आज के विधेयकों में देख लिया कि किनका डेवलपमेंट हो रहा है। आप कभी इनकी विधायक निधि बढ़ा देते हैं, आप कभी अपने भत्ते बढ़ा देते हैं, आपको तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपका जो आप अभी मैम बात कर रही थी कि चहुमुखी विकास की ओर हम लोग जा रहे हैं, किसका चहुमुखी विकास हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं, 8 जिले, उनकी अगर मैं बात करूं तो पहाड़ी जिले हर तौर से पिछड़े हुए हैं। वहाँ पे ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। आप इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। और समस्या देखिए, दुर्भाग्य इस बात का है कि ये कभी चुनावी मुद्दे ही नहीं बन रहे हैं। चुनाव में युवाओं को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। एक्चुअली समस्या राजनीतिक दलों की भी नहीं कहूंगी, समस्या मैं कहूंगी कि इन विषयों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। इन विषयों पर किस प्रकार से इनको चुनाव का मुद्दा बनाना चाहिए या चुनाव वोट इन मुद्दों पर देने चाहिए। कोई विधायक आप देखिए कि जो नौकरियां निकलती हैं, नौकरियों पे घोटाले हो रहे हैं, और जो भी नौकरियां निकल रही हैं उन पे इन विधायकों के बच्चों के अधिकार इन्होंने समझ लिया है कि हमारा तो बच्चों के अधिकार इन पे हैं। कई इस तरह के केसेस आप देखेंगे पीछे आए हैं। तो इन्होंने अपना अधिकार इन नौकरियों पे समझ लिया, लेकिन हमारे युवा वोट इन मुद्दों पे नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यदि वोट दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज उत्तराखंड की ये स्थिति होती। ठीक है, आपका जो सवाल है कमलेश जी, मैं जरूर जवाब मांगूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम पंचोली जी आपके पास आना चाहूँगा। आज काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं सदन के भीतर, लेकिन एक चीज़ है जिसका अभी मीनाक्षी जी ने भी जिक्र किया कि विधायकों के जो भत्ते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, चाहे उसमें स्वास्थ्य लाभ को भी उनका बढ़ा दिया गया, संशोधन कर दिया गया। इसको लेकर भी आज चर्चा है। हालांकि वहाँ कांग्रेस ने सदन के भीतर इसको लेकर खासा हंगामा नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि करण माहरा ने ये कहा कि ये शर्मनाक है, इस वक्त नहीं होना चाहिए था, आपदा में बढ़ा देते हैं बजट को। कैसे समझ सकते हैं सर हम इसे? देखो, सदन में कोई भी विधेयक पास होता है और उसका विरोध नहीं होता है अंदर और बाहर। क्या होता है कि जो प्रतिपक्ष की जो आवाज़ है वो सदन के अंदर, हाउस के अंदर भी और हाउस से बाहर भी आवाज़ कंटिन्यू रहती है प्रतिपक्ष की। तो ये माना जाए कि अगर सदन में जितने भी विधायक पारित किए गए हैं तो स्वाभाविक तौर पे माना जाता है कि स्वीकृति हुई है ना, पक्ष और विपक्ष की दोनों की स्वीकृति हुई है। और चाहे वो भत्ता बढ़ाने की कहानी हो या और तमाम सवाल हो, भत्ता का मतलब तो बहुत छोटा मामला लगता है मुझे, क्योंकि ये चुपचाप ही बैठ जाएंगे कहीं तो कौन मना करता? कौन विधायक है जो ये बोले कि मुझे नहीं चाहिए पैसा? जी, कौन विधायक है जो मुझे नहीं चाहिए पैसा? कोई भी विधायक, 70 में 70 एक विधायक को पूछ लो जिसको पैसा नहीं चाहिए। वो तो एक पब्लिक का मन रखने के लिए अगर थोड़ी देर बात की होगी वहाँ पर, अच्छा होता कि इसी पे डिबेट हो जाती सदन के अंदर। जिनके पास हमारे संवैधानिक पूरे अधिकार हैं उनको भी थोड़ा सा भी दर्द होती तो सदन के अंदर, हाउस के अंदर उनको डिबेट करवानी चाहिए थी कि एक बार जरा खुल करके डिबेट हो, बाद में सब हाँ कर दें तो जनता के पास मैसेज जाता कि इस पे चर्चा हुई है। आप देखिए कि जब सरकारी नौकरी मिलती है, आमतौर पे कम से कम 40 साल तक एक कर्मचारी नौकरी करता है, यदि कमी होगा तो 35 साल। इत्तेफाक 1% या 2%, 1% लोग रहते हैं जिनको बहुत लेट में नौकरी मिलती है और 10-15 साल या 20 साल नौकरी करते हैं। लेकिन आमतौर पे 35 साल वो सरकारी सेवक रहता है, सरकारी सेवा करता है। 35 साल के बाद जब वो घर आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो पुरानी पेंशन की जो मांग लोग कई सालों से उठा रहे हैं, अच्छा होता कि इसके साथ उस बात को जोड़ देते, प्रतिपक्ष या
पक्ष के जो लोग हैं तो वो एक बात सामने आती है कि चाहते क्या हैं। मुझे जरूरत है, मैंने अपना मैं मुखिया हूं, मैंने अपने सारे संसाधन बढ़ा दिए, तो कौन मना करने वाला है। आप सत्ता में, सत्ता के लोगों ने अगर विधायकों के सबके भत्ते खर्चे वगैरह बताओ कि 30,000 रुपये पेट्रोल का मिलेगा उनको, 30,000 रुपये पर मंथ, तो 3.5 लाख रुपए से ऊपर तो उनको पेट्रोल का ही मिल रहा है। तो क्या इतने गरीब हैं क्या? कभी ऐसा लगता है कि बहुत गरीबी आ गई क्या हमारे जनप्रतिनिधियों में? अरे थोड़ा सा तो बोलते उस सदन के अंदर। तो ये तमाम सवाल हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी विधेयक आजकल जो हमारे सदन में पारित हो रहे हैं, उनमें अधिकांश विधेयक जो हैं कानून से संबंधित हैं जी। और सरकार की जो सत्ता पक्ष रहता है उनका हमेशा ये रहता है कि अगर कोई हल्ला होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में इस दौरान आपदा का बहुत बड़ा संकट है और आपदा पे हल्ला हो सकता है। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी लोग खड़े हैं और कई प्रदर्शनकारी वहां जा रहे हैं, उनको पुलिस वापस भेज रही है, सब बहुत सारी चीजें हो रही है। तो संवैधानिक जो विषय है उसमें अलग अलग जो कानून है उनको पारित करो, उन कानून को अमेंडमेंट करो, उसमें भूल सुधार, गलती सुधार, क्योंकि हमारे संविधान में साफ है कि अगर ये लाइन आपको अच्छी नहीं लगी उसमें सुधार करो, उसको दूसरी लाइन लिखो। चैप्टर ये है, लेकिन उस चैप्टर को आप खोलो और अच्छे ढंग से लिखो, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको लिखो, उसको सदन के पटल पे लाओ और पक्ष विपक्ष उसमें सहमति बनाए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे अनुपूरक बजट उन्होंने पास किया है, ये इतना कठिन शब्द है, ये साहित्यिक शब्द भी नहीं है, ये कानूनी शब्द है। तो आम इंसान को लगता है अनुपूरक बजट मतलब 5,013 करोड़ रुपए मिल गए। इतना बजट कि यानी कि जिस योजना पे 80% खर्च हो गया है और योजना खड़ी है और 20% पैसा ही नहीं उसमें, उसके लिए बल्क में पैसा दिया गया, उसको 20% नहीं दिया गया। जितना उस एजेंसी ने, जो काम करने वाली एजेंसी है, वो सरकार भी हो सकती है, गैर सरकार भी हो सकती है, जितना उसने डिमांड किया उतना दिया जाएगा उसको। इसके पीछे का जो इतिहास है अनुपूरक बजट का, तो ये अगर पब्लिक समझ जाएगी कि बाप रे 80% खर्च हो गया, 20 रुपए चाहे था और उसको 80 रुपए और दे दिया। अगर वो एजेंसी 80 रुपए मांगेगी तो दे देंगे, क्योंकि 5,013 करोड़ और कुछ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। अब कोई माय का लाल नहीं कि उनका काम रुक जाएगा। इस बीच कई ऐसे काम हैं, अगर हम लिस्ट आउट कर देंगे, जो काम डंप के डंप रहेंगे और चले जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको जी। उत्तरकाशी का बहुत दूरस्थ क्षेत्र है मोरी बिलोक एक जगह है जखोल से मात्र 12 के 13 किलोमीटर, ज़्यादा 15 किलोमीटर, 15 भी नहीं पूरा, लिवाड़ी गांव तक वो सड़क कटी हुई है। वो सड़क सच में बहुत डिफिकल्ट है। मैंने वीडियो बनाई कि दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क, उस वीडियो को लोगों ने उसको पसंद किया है। पता नहीं भाजपा कांग्रेस वाले मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, यूकेडी वाले तो बिल्कुल नहीं देखते हैं मतलब और लोग नहीं देखते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जो जनता देख रही है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उस सड़क का 60% पैसा पेमेंट हो चुका है और उस जो निर्माण एजेंसी थी वो भाग के चले गई। अब वो जितनी डिमांड करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा, जबकि 60% से ऊपर पैसा पेमेंट हो गया, तो गाड़ी अब तक नहीं पहुंची। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। आपने ये बात भी कही, अनुपूरक बजट यहाँ के लिए होते हैं कि सरकार को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको कई सवाल है, चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सत्र को लेकर बातचीत चल रही है, उसमें अभी प्रेम पंचोली जी जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं वो बता रहे थे किस तरीके से सत्र होता है। और एक बार फिर से चर्चा को शुरू करते हैं तमाम मेहमानों के साथ। पंचोली जी ने बताया कि जो चीज़ें हैं, जो कानून है, उसको लेकर आम जनता उसको कैसे समझ सकती है और कितना नहीं समझती है। कमलेश रमन जी, जिस तरीके से आज सत्र में ये चीज़ें आई, मुख्यमंत्री की एक तरफ घोषणाएं भी थी गैरसैंण के लिए कि उसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, तमाम जो सेमिनार हैं या फिर जो भी आयोजन है उनको गैरसैंण में किया जाएगा, और भी उन्होंने घोषणाएं की। लेकिन एक चीज़ और थी कि सत्ता पक्ष के ही विधायक सवाल पूछ रहे थे और कोई तख्ती लेकर बाहर खड़े थे। ये क्या था कमलेश जी? ठीक है, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मैं संदीप जी से कर लेता हूं। संदीप जी, आज पक्ष के ही लोग थे जो कि दलीप रावत की अगर बात करें, जो कि लैंसडाउन से आते हैं, वो बाहर थे कि वनाधिकारों को लेकर, जंगली जानवरों के हमलों को लेकर बाहर खड़े थे। अंदर मुन्ना सिंह चौहान पूछ रहे थे कि फायर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है सुबोध उनियाल जी को। रवि जी, कहीं ना कहीं हमको ये मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जन सरोकारों से जुड़े हुए कुछ लोग अभी भी वर्तमान समय में सत्ता दल में मौजूद हैं।
जिस प्रकार आपने देखा दलप सिंह रावत जी ने जो प्रदेश की पीड़ा है, इस प्रदेश का आग भी 60 से 70 जो भाग है वो पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य की मांग हमने की थी और ये पर्वतीय राज्य के नाम से ये राज्य भरा था। आप विश्वास नहीं करेंगे रवि भाई, हर हफ्ते 10 दिन में हम सुनते हैं कि एक बाघ के द्वारा किसी ना किसी उत्तराखंड के पहाड़ी व्यक्ति को, पहाड़ी में बाघ होते हैं, प्लेन्सों में तो बाघ है नहीं, पहाड़ के व्यक्ति को घायल कर दिया, खा लिया, मार दिया। इतना भय डर लोगों में, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे यहाँ द्वारीखाल ब्लॉक में पौड़ी की अगर आप बात करते हैं तो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। उनके द्वारा ऐसी चीज़ों से रक्षा के लिए उत्तराखंड के जो मूल निवासी उनकी सुरक्षा की मांग की गई। ये कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम था और कहीं ना कहीं दिलीप रावत जी के इस कदम को विपक्ष ने भी और प्रदेश की जनता ने भी सराहा है। उसके साथ ही साथ मुन्ना सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छी और मजबूत बात की। आप जब फायर लाइन की बात करते हैं तो फायर लाइन एक ऐसी लाइन होती थी, अंग्रेजों की बनाई हुई ये व्यवस्था रवि भाई होती थी। ये चारों तरफ जंगल में कम से कम जो होती थी 10 फीट की गहरी और 10 फीट की चौड़ी एक ऐसी खाई बना दी जाती थी, जिस कारण जो आग होती थी वो जो आग है जंगल में फैल नहीं पाती। बीच बीच में इसको फायर लाइन बनाया जाता था। लेकिन ये दुर्भाग्य आप मानेंगे कि जो तत्कालीन जो हमारे वन मंत्री वो इसका जवाब नहीं दे पाए और कहीं ना कहीं तगी से कसते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि जो विजन जिन लोगों के पास नहीं है, जो लोग पद लेके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस राज्य के जो सरोकार हैं, जो उनका डिपार्टमेंट होता है। अभी देखो तत्कालीन मुद्दा हमारे सामने आया है। देखो ये इस राज्य के लिए, इस राज्य के युवा के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा रवि भाई कोई नहीं हो सकता कि टिहरी में जो बोट जो साहसिक पर्यटन के बोर्ड की जो टेंडर जारी हुए उसमें जो पर्यटन मंत्री हैं स्वयं उनके बेटे को टेंडर मिल जाता है, जबकि उसमें हजारों आवेदन हुए। और उससे भी आने की बात यह है कि तत्कालीन जो जिला पंचायत अध्यक्षा थी उनके परिवार के एक आदमी को काम मिल जाता है। इस पे भाजपा के लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये भी, इससे भी हंसने वाली बात यह रवि भाई कि इतने लोगों में सतपाल महाराज जी का बेटे ही बेरोजगार थे, इतने ही लोगों में जिला पंचायत अध्यक्षा के परिवार के लोग बेरोजगार थे, इतने ही लोगों में जो देहरादून की मेयर थी उनकी बेटी बेरोजगार थी, उसी प्रकार जो शहरी विकास मंत्री उनके बच्चे बेरोजगार है। ये किस रोजगार को देने की भाजपा के लोग बात करते हैं? ये कौन सा रोजगार देंगे? इस प्रदेश में हजारों लोग आवेदन कर रहे हैं टिहरी में, जो डूब क्षेत्र के लोग हैं। और उससे भी आपको जान के दुख होगा रवि भाई कि अगर आप देखेंगे उसमें एक पता दिल्ली का है, एक पता देहरादून का है, दूसरा पता भी दिल्ली का है। ठीक है, जो वहां का स्थानीय निवासी वो रोजगार के लिए भटक रहा है। लेकिन ये लोग रोजगार अपने सगे संबंधियों को कभी बेटे के रूप में सतपाल महाराज बांटने काम कर रहे हैं, कभी जिला पंचायत अध्यक्षा जो हैं वो अपने परिवार के लोगों को काम देने का काम कर रही है। इस राज्य का जो युवा वो कहां जाए? और पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे। किस प्रकार? अरे आप कहिए कि आप अपने लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कमलेश रमन जी। जी, हेलो जी, कमलेश जी, आप आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। चलिए, एक आरोप था, आपने शायद सुना नहीं, जो कि अभी संदीप जी ने लगाया। लेकिन दूसरा मैं आपसे एक पूछ रहा था कि चाहे मुन्ना सिंह चौहान हो, दुर्गेश्वर लाल हो या फिर महेंद्र दलीप रावत हो, आज तीनों लोगों ने सरकार से ही सवाल पूछे और बल्कि बहस भी हुई। तो ये कांग्रेस कह रही है कि अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने प्रदेश के हित में बात उठा रहे हैं। देखिए, सदन और सत्र जब चलता है सदन में तो उसमें सभी को अधिकार है अपनी बात करने का, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। अगर उन्होंने कोई बात उठाई है तो उसमें सरकार उसमें जवाब देगी और करना भी चाहिए। और क्योंकि जनप्रतिनिधि बनते किस लिए? इसीलिए बनते हैं कि अगर उनको लगता है कहीं पर हमें अपनी बात रखनी है तो वो पटल उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है, वो अपनी बात वहां रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी अगर वहां बातें रखी है, वो कुछ कहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करना चाहते हैं, उत्तराखंड के हित के बारे में बात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन महेंद्र दलीप रावत तो सदन के बाहर तख्ती लेकर खड़े थे। वो तो विधायक के अंदर भी बोल सकते थे उस बात को। बिल्कुल। देखिए, मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा जनप्रतिनिधि जो है वो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, जनता का चुनावा प्रतिनिधि है वो, तो उसको अपनी जनता की बात रखने का अधिकार है, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी। अगर प्रतिनिधियों को लग रहा है कि हमें कोई बात अपनी रखनी है तो वो रख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें आजादी है। सरकार इसीलिए बनती है कि वो जनता की बात भी सुने और अपने विधायकों की बात भी सुने, विपक्ष की बात भी सुने। अभी जो आरोप लगाने की बात हो रही थी कि अपने उसमें कुछ लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तो सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के समय पे हुआ कि कुंजवाल जी के समय पे
जिस समय वो विधानसभा अध्यक्ष थे। अरे तो तो 170 आपको बता दूं, सतपाल महाराज इस प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले दीदी सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनका बेटा बेरोजगार, उनके बेटे को रोजगार मिला। ये क्या आपको लगता नहीं गलत है? आप हम सबके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और सतपाल महाराज जी के बच्चे को रोजगार मिल जाता है। संदीप जी आपका टर्न हो गया। हाँ ठीक है हाँ उनके सवाल जी आपका टर्न हो गया। आप बताइए आपने बोल दिया, ठीक है आप बताइए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की जुबान कुछ और कह रही है और कांग्रेस के विधायकों की जुबान कुछ और कह रही है। मेरा अगर एक वक्तव्य है कि अगर विधायकों का जो उन्होंने वेतन भत्ता बढ़ाने की बात करी है, जो उनको भत्ता देने की बात करी है, हो सकता है उनको कहीं जाना हो, उनको कुछ करना हो। ये एक पार्टी प्लेटफॉर्म है, ये सरकार की अपनी नीतियां है, क्या है, जनप्रतिनिधियों ने अपनी डिमांड रखी। वहां कांग्रेस ने एक बात भी नहीं बोला क्योंकि वो उनके हित की बात थी। वहां वो नहीं चिल्लाए क्योंकि वो उनके हित की बात थी। उसमें वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बाकी और जो विषय आए उनमें भी वो खामोश बैठे रहे। तो रवि जी, बेटा पानी देना। रवि जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा पर्सनल इसमें अगर आप वक्तव्य ले, केवल एक कमलेश एज ए कमलेश रमन का अगर वक्तव्य है, तो मैं जो ये विधेयक आज हुआ है जिसमें वेतन भत्ते की विधायकों की बात हुई है, तो मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझती अगर मैं अपना पर्सनल वक्तव्य रखूं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से है तो उसमें है कि भाई विधायक को जाना है, अपने क्षेत्रों में जो है घूमना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये सारी चीजें हुई होंगी। लेकिन अगर मुझे पर्सनल एज ए व्यक्ति कहा जाए, चाहे इसमें कांग्रेस के विधायक हो चाहे हमारे विधायक हो, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं मानती क्योंकि उनके पास तो बाकी सब कुछ है, सब चीजें हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता के लिए आपदा के मद में भी जो है बजट देने का काम किया, शिक्षा के मद में भी बजट देने का काम किया, महिलाओं के मद में भी बजट देने का काम किया, युवाओं के मद में भी देने का काम किया। हमारी जो आपदा क्षेत्र जो इतना बड़ा, हमारी जो त्रासदी इस उत्तराखंड के अंदर बार बार आती है, ठीक है, उसमें जो बजट बढ़ाने का काम किया, जो हमारा जो 5,000 करोड़ जो बजट इस समय इसमें पास हुआ है, जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? वो हमारे तमाम जितने भी हमारे विभाग है जो काम कर रहे हैं, जो विकास को आगे बढ़ाने का काम करे, वो वहीं तो लगेगा। तो ठीक है। अब मैं एक सवाल ले रहा हूँ कांग्रेस से। सरकार ने अपनी एक अच्छी पहल करी है, सकारात्मकता पहल करी है, और जो विपक्ष के हमारे जो नेतागण हैं, अगर उनको भी तो लगा होगा ना कि सरकार ने अच्छे आज मुद्दे फैसले लिए हैं, निर्णय लिए हैं विधानसभा के सत्र के अंदर, इसीलिए तो वो खामोश रहे। रही बात कि केवल एक करण मेहरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, तो वाकई अगर उनको पीड़ा हुई होगी तभी उन्होंने कहा होगा, तो बाकी जो इनके विधायक है उन्होंने कोई बात नहीं रखी। पर यहाँ पर जो चमोली जी बार बार एक बात को कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर ये हो गया, प्रदेश के अंदर वो हो गया, तो आपके विधायक वहां मुक्तसर बनकर क्यों बैठे हैं? वो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं जुबान खोलते इस चीज की? डिबेट में कुछ और सदन में कुछ और। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिबेट और सदन ऐसा है, देखिए कांग्रेस लगातार एक सवाल उठा रही, कांग्रेस से कह रही सत्र की अवधि बढ़ा दीजिए और हम फिर अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जी बिल्कुल रवि जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन एक कह दिया था, जिस समय ये प्रस्ताव आया कि हम 3 दिन का सत्र वहां रखेंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा कि जनता से संबंधित जो भी हमारे मुद्दे होंगे, अगर हमें इसमें वक्त बढ़ाना होगा तो हम वक्त बढ़ाएंगे। अगर सरकार को लगा, धामी जी को लगा कि वाकई हमारा जो है ये समय पूरा उसके अनुसार नहीं रहा, हमारे इसमें मुद्दे कुछ छूट रहे हैं, उसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार उसको बढ़ाने का काम करेगी। उसमें 4 दिन भी हो सकते हैं, उसमें 5 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस चाहे तो वो अपने मुद्दों को रख सकती है, अपनी बात को रख सकती है। कितना समय कांग्रेस को चाहिए भाई? एक सवाल, ठीक है कमलेश जी, आज विपक्ष में तब भी उनको समय चाहिए, अपनी बात वो करते नहीं है, लेकिन अपने फायदे की बात में चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, ये मुझे समझते। ठीक है कमलेश जी। चमोली जी, एक सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साल भर वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वर्कशॉप होगी, सेमिनार होंगे, सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी, योग और आध्यात्मिक। एक सेकंड कमलेश जी, मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूँ। ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो वहां पर बातें कही हैं, इनकी सराहना करता है विपक्ष। अगर ये चीजें होंगी तो वहां पर डेवलपमेंट, अगर आप पूरे पुष्कर सिंह धामी जी के पूरे कार्यकाल को देखिए तो वो इस प्रदेश में अकेले सबसे ज्यादा घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। गैरसैंण की अगर आप बात करते हैं तो 10 वर्षों में अगर मात्र 35 दिन वहां सत्र चला है तो समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि अब तो 10 वर्षों से इस राज्य में ये राज करने का काम कर रहे हैं हमारे राज्य में। नहीं, यहाँ तो चमोली भाई घोषणा के साथ साथ उन्होंने धरातल पर भी उतारा। धरातल पे आपका काम, धरातल पे आपका काम इन्वेस्टमेंट समिटमेंट में दिख गया, धरातल का आपका काम भू कानून में दिख गया। गैरसैंण को लेकर 3 दिन का सत्र चला। नकल विरोधी कानून से क्या इस राज्य का लाभ हुआ? आप भू कानून लाते, क्या लाभ हुआ नकल विरोधी कानून से? आप भू कानून में लाते,
आप भू कानून को लाते ना, जिसकी इस राज्यों का कमलेश जी पहले आवश्यकता सुन थी। लीजिए। जब देखिए नौकरी देने के लिए अरे महिलाओं को क्या नौकरी देंगे जब उनको बचा ही नहीं पा रहे हैं भाजपा के लोग। आप अंकिता पवन को देख लीजिए, कौन पकड़ा गया, भाजपा से समर्थित व्यक्ति। आप आईएसबीटी का प्रकरण देख लीजिए, कौन सी महिला इस राज्य में सुरक्षित है दीदी? कौन सी राज्य है? ये भाजपा के लोगों से इस प्रदेश की महिलाओं को बचाने का काम करिए आप। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक एक करके। ठीक है कमलेश जी, ठीक है। बराड़ी देवी वहाँ पर मंदिर बनाने का जो निर्णय लिया बहुत अच्छा है। वहाँ पर अगर हम डेवलप, मैं उसी पे तो पूछ रहा था, आप सुन तो लीजिए, मैं उसी पर पूछ रहा था, उसी पर पूछ रहा था, मैं उसी का कमिश्नर वहाँ पर बैठेगा तो क्या बुरा है? मैं उसी का जवाब ले रहा था, आप सुन तो लीजिए, उसी का जवाब ले रहा था। संदीप जी उसी पर जो मैंने सवाल किया था उस पर जवाब दीजिएगा। ये जो फैसले लिए गए हैं गैरसैंण के लिए, ये डेवलपमेंट वहां पर करेंगे नहीं करेंगे? धरातल पे इन फैसलों की स्थिति क्या होती है, उसके बाद इस पे अपना कोई भी वक्तव्य कांग्रेस पार्टी जारी कर देगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चैनल पे बैठा हूं तो मैं पार्टी का एक अधिकृत प्रवक्ता हूं, मेरी कोई निजी राय नहीं है। अगर करण मेहरा हमारे पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा इस पैसे बढ़ाए हुए चीज का विरोध किया जाता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी, संगठन से चलने वाले लोग हैं, संगठन पे आधारित लोग हैं, पूरी पार्टी ये कहती है कि ये जो धन बढ़ाया गया है विधायकों का, तो 100 को नोटिस देंगे आप अपने विधायकों को? दीदी मेरी बात सुनिए, आप जो है हमारे दल में क्या चल रहा है इस पे आप विचार, आपके भी तो वहाँ सबसे ज्यादा विधायक आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका विरोध किया, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका विरोध किया, हमारे प्रदेश ने तो विरोध किया। उन्होंने कहा है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये गलत है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्यों नहीं इसमें विरोध किया? अरे क्यों नहीं किया? अरे चोरों लुटेरों की सरकार आप लोग चला रहे हो। ठीक है मैं मीनाक्षी के पास जा रहा हूँ। ठीक है संदीप चंबल जी, ठीक है कमलेश जी, ठीक है कमलेश जी बोल, ठीक किसको नोटिस दिया? आपकी कोई राय नहीं है। अगर आप पार्टी के प्रवक्ता, कोशिश कीजिएगा पार्टी की राय रखिए। ठीक है कमलेश जी, ठीक है संदीप जी, एक मिनट, हमारा संगठन एक मिनट सर, मीनाक्षी द्वारा कहा गया है कि ये गलत है तो गलत है। ठीक है, ठीक आपके विधायकों में तालमेल, अरे आप बताइए ना, आप सही है, आपके विधायक गलत है, आप ये बताइए। ये भी सवाल है, एक मिनट कमलेश जी, विधायक गलत है कमलेश जी, आप सही है ना? अच्छा थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। दो मेहमान और भी हमारे साथ, दो मेहमान और भी, रमन जी तो कह रही है, दो मेहमान और भी है सर। एक मिनट कमलेश जी, ठीक है, गलत है यानी भाजपा गलत है। संदीप जी से पूछे एक सेकंड, भाजपा गलत है या ये सही है? संदीप जी एक मिनट, मीनाक्षी जी देने का काम करते हैं तो मुझे लगता है ये ठीक है। मीनाक्षी जी, गैरसैंण के विकास को लेकर सब लोग चाहते हैं कि वहाँ पर विकास हो। कमलेश जी की आवाज डाउन कर दीजिए। गैरसैंण के विकास को लेकर सब लोग चाहते हैं वहाँ पर विकास हो। अभी योग, ध्यान और अध्यात्म का केंद्र गैरसैंण बनाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। उन्होंने इसके लिए एक सचिव स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी वहां पर तय की जाएगी, यानी कि गंभीरता से कहा है। इस चीज को समझना होगा, प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं। तो इसको लेकर आपको लगता है यूकेडी को कि यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ सकेगा? और जिस गैरसैंण में धीरे धीरे एक कदम तो इसको माना जा सकता है कि वहाँ के विकास के लिए सरकार ने सोचा है। देखिए, सरकार अगर सच में सोचती तो आज ये राजधानी बनाने की बात करती। आप क्योंकि ये स्वयं इन लोगों को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है, इन लोगों को समस्या होती है, तो ये इस तरह का कुछ एक शगुफा इन लोगों ने छोड़ा है। आप बात कर रहे हैं कि धामी जी मुखिया हैं, बड़ी गंभीरता से उन्होंने बात की है, तो वो गंभीरता से कई तरह की, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर चीजें नहीं आती हैं ना। और उस जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं या जो भी वो योजनाएं लेके आ रहे हैं, उससे यहाँ के लोकल लोगों को क्या फायदा हो रहा है, ये चीजें भी हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। क्योंकि जो हमें आवश्यकता है, मूल निवास 1950 हम इसीलिए मांग रहे हैं कि आप कोई भी यहाँ पे योजना लेके आते हो, आप यहाँ पे कोई भी काम लेके आते हो, तो पहले प्रेफरेंस यहाँ के मूल निवासियों को मिले। क्योंकि उन लोगों को जो बेनिफिट होना चाहिए था उन्हें नहीं हो रहा है। जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट लेने वाले कोई और ही लोग हैं। ये हमने इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर भी देख लिया कि किन लोगों ने यहाँ की जमीनें खरीदी। आप लेके आए कि आपने भू कानून हटा दिया कि यहाँ पे भू इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे इन्होंने जमीनें बेची। उसके बाद ये बोला गया कि 2 साल के अंदर अगर वो काम नहीं शुरू होता है तो ये वापस ले ली जाएंगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं। आज मैं पहाड़ पे, मैं कमलेश जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती हूँ कि आप ये देखेंगे कि इस राज्य में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आईएसबीटी जैसा जो एक चहल पहल वाला जो जगह है, वहां पे सरेआम गैंग रेप हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा कंसर्न है, और ये तो न्यूज़पेपर में आ गया। इस तरह की कई पहाड़ पे आप देखेंगे लड़कियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं। तो ये क्योंकि 50% आबादी का हिस्सा है ना, तो इनके लिए जो नीतियां बननी चाहिए उन पे बहुत जरूरी फोकस होना चाहिए। और कमलेश जी से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एक महिला हैं,
महिला होने के नाते हमारे जो भी विधानसभा में जो भी महिला हमारी विधायक हैं, उन लोगों को महिला सुरक्षा पे बात करनी चाहिए, महिलाओं की नीतियों पे बात करनी चाहिए। हम बात करते हैं कि हमारा उत्तराखंड राज्य महिलाओं के जो योगदान है, उनके जो संघर्ष है, उससे ये राज्य बना। किसी भी आप रैली में देख लीजिए, किसी भाषण में देख लीजिए, किसी गोष्ठी में देख लीजिए, उन महिलाओं को सिर्फ ये 2 लाइनें बोल के खुश कर दिया जाता है। लेकिन असल में जो जरूरत है, हमारी वो महिलाएं आज भी वही स्थिति में रह रही हैं। आज भी वो, आप पहाड़ों पे देखेंगे, पाषाण युग में वो जी रही हैं। आज उनकी सुरक्षा बाघ से, जंगलों में आप पहाड़ों पे देखिए बाघ से सुरक्षित नहीं है, शहरों में आप देखेंगे मनुष्यों से सुरक्षित नहीं है। अब उनके लिए क्या नीतियां बना रहे हैं? क्या आप देखिए, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक बात है ISBT को लेके, मैंने पहले भी कई बार ये बात की है कि ISBT एक ऐसी जगह है जहां पे कई तरह के शाम आप देखेंगे, वो जो फ्लाईओवर है उसके नीचे आप देखेंगे कि इस तरह के लोग वहां बसे हुए हैं और लगातार पिछले कई 4-5 सालों से वो लोग वहां बसे हुए हैं। वहीं पे उनका खाना बन रहा है, वहीं पे नहाना धोना सब चीजें चल रही हैं। क्या प्रशासन या जो हमारी सरकारें हैं उनकी नजर वहां पे नहीं पड़ती है? पूरी गंदगी उन्होंने वहां मचाई हुई है। और मैं कहूंगी कि जितने भी गलत काम होते हैं वो वहां से शुरू होते हैं। इस तरह के जो ये लोग बसे हुए हैं यहाँ से शुरू होते हैं। इनकी आइडेंटिटी का क्या है, यहाँ पे सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम है? क्योंकि सारे जो भी बाहर से जो भी लोग आते हैं वो ISBT पे उतरते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, जो स्कूल कॉलेज बाहर पढ़ने जाते हैं, या पहाड़ों से जो पढ़ने के लिए बच्चियां आती हैं, वो सब ISBT पे उतरती हैं। तो वहां पे पुलिस की एक चौकी होने के बावजूद ये इस तरह के कांड हो रहे हैं, तो सुरक्षा को लेके सवाल तो उठेगा। ठीक है मीनाक्षी। प्रेम पंचोली जी, आज हमने देखा एक खबर और आई कि अब सचिवों की गाड़ियां आज गैरसैंण जाते हुए फंस गई। कई जगहों पर वहां पर भूस्खलन हो रहा था, बारिश भी बहुत तेज हुई। ऐसे में जब हम यहाँ पर राजधानी के बारे में बात करते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट की, जिस तरीके से सरकार आई, इस वक्त मौजूदा भाजपा की सरकार है, आज जो वहाँ के लिए बातें हो रही हैं कि यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ के लिए ये बजट होगा, ये चीज़ें यहाँ पर होंगी तो यहाँ पर रोज़गार मिल सकेगा, लोग यहाँ से कनेक्ट होंगे, तो इसमें ये जो थोड़ा सा कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने की, ये क्या काफ़ी है? क्या इस तरीके की कोशिशें हैं, या फिर कोई और सुझाव या फिर किसी और चीज़ पर सरकार को मंथन करना चाहिए गैरसैंण को अगर गंभीरता से लेना है तो? देखो, गैरसैंण का जो रास्ता है ना, जब आप कर्णप्रयाग से गैरसैंण की तरफ जाओगे तो वैसे तो बड़ा सुंदर है, देहरादून से आप जाओगे, कर्णप्रयाग से गैरसैंण पहुंचने का जो प्रकृति ने जो अपनी सुंदरता जो न्योछावर वहाँ पर की है, आपको रास्ते में आधे बद्रे मिल जाएगा। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर धार्मिक हो या पर्यटन को लेकर के तमाम चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के अंदर पक्ष के लोगों ने ही पूछा। यहाँ पर एक दिखता है कि विपक्ष के लोग कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं कि उनके सवाल ही नहीं आ रहे हैं सामने पे। मतलब पक्ष के लोगों के सवाल सामने पे आ रहे हैं। जैसे मुन्ना सिंह चौहान ने बोला कि फायर लाइन की बात उठाई है, ठीक है, पूछने का तरीका अपना रहता है। मैंने आपके चैनल पे कई बार बोला कि जंगलों की आग पे काबू पाने के लिए जब तक फायर लाइन दोबारा शुरू नहीं होगी तब तक हम जंगलों की आग नहीं बुझा सकते हैं जी। ये तो हमारे पुश्तैनी तरीके हैं, परंपरागत तरीके हैं। और आपको पता होगा और आप लोगों के पास कई रिपोर्टें भी आई होगी कि पहाड़ में हमेशा वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड होते थे जो लोगों की सहभागिता से बनते थे। 10 ग्वेर जिनको हम बोलते हैं, 10 पशु चारक चले गए जंगल में, पशु भी चुंगा दिया, वो जो चाल है गोल में बन रखी जैसी जिसकी जगह है उसको साफ भी करते थे, उस पानी को खुद भी पीते थे, एक तरफ से पीने के लिए थोड़ा सा लाइन कर देते थे और पशु भी उसी में पानी पीता था। मतलब बहुत पशु से बहुत परहेज नहीं थे। तो इस तरह की जो परस्परता थी लोगों की, वो धीरे धीरे वो योजनाओं में आई। योजनाओं के बाद फायर लाइन जैसी चीज खत्म कर दी। जंगल की आग इतनी बेकाबू हो चुकी है, उसके लिए अगर सदन में पक्ष के लोगों ने बात की तो ये खुशी की बात हो सकती है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। क्योंकि हमारे प्रदेश इस बार जो आग से झुलसा, मैंने यहाँ भी बोला और कई जगह बोला कि ये साजिश है। इतनी आग कैसे हो सकती है? मतलब जो जंगल नहीं जला उसको 10 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर वहां भी लग जाती थी आग। जैसे हम सोचते थे यार ये पाले तरफ या सामने वाला जंगल अभी सुरक्षित है, तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर विपक्ष कमजोर दिखाई दिया कि विपक्ष के सवाल ही नहीं आ रहे सामने पे। आपने जिनके भी नाम अभी गिनाए या हम सदन को जो देख रहे लाइव देख रहे थे, पक्ष के लोग ही बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या हमारे कोटद्वार वाले विधायक, लैंसडाउन वाले विधायक दिलीप रावत जी, उन्होंने भी झंडा बाहर भी निकाला, अंदर भी जो भी बोला होगा, इसका मतलब उन्होंने सही बात बोली है ना। बाहर इसलिए बोला होगा कि मीडिया में भी आ जाएगा, लोग मुझे देखेंगे भी, अंदर उनकी बात सुनी नहीं गई होगी।
ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यदि पक्ष के लोग कोई बात उठा रहे हैं तो पक्ष के ही लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल। संकट इस बात का है और मतलब दुख इस बात का होता है कि बात सुनी भी नहीं जा रही है। खुशी इस बात की पक्ष के लोगों ने आवाज उठाई और दुख इस बात का है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनको दफ्तर लेकर के बाहर आना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है कि जंगली जानवरों का जो खतरा बढ़ रहा है वो बड़ा सवाल है, और जो जंगलों में आग बढ़ रही है वो बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मैंने सदन के अंदर जो जैसे अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गैरसैंण को डेवलप करेंगे, तब एक्टिविटीज़ करेंगे, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। मुझे लगता है कि जब एक्टिविटीज़ होगी, लोगों का आवागमन रहेगा तो सड़क भी अच्छी बन जाएगी। अगर कहीं सेक्रेटरी की गाड़ी फंस गई है तो पता लगना चाहिए कि पहाड़ में ऐसे भी फंसा जाता है। बहुत सारे सेक्रेटरी ऐसे हैं हमारे सचिवालय में जो एसी कमरों से बाहर ही नहीं निकलते, अगर निकलेंगे तो जहाज से जाएंगे फिर वापस आएंगे। और मैं तो मुख्यमंत्री को ये नहीं समझ पाएंगे। हाँ, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि ये ऑर्डर निकाल दीजिए कि कोई भी सेक्रेटरी जहाज से नहीं जाएगा। बढ़िया तनख्वाह मिलती है, अगर कम है तो उनकी तनख्वाह और बढ़ा दो, उनकी और तनख्वाह। मुख्यमंत्री जब हाँ, स्वयं मुख्यमंत्री भी जाए, ये आप लोग जरूर बोलें, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसने काम करना है वो तो कम से कम न जाए, और जिसने करवाना है उसके अलग अलग व्यवस्थाएं रहती है, व्यस्तताएं रहती है। अभी 1 घंटे में यहाँ जाना है तो 2 घंटे में वहां भी जाना है, क्योंकि वो जनता ने चुना उनको। पर ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो कम से कम एक ऑर्डर हमारे मुख्यमंत्री निकालेंगे, वो जहाज से न जाएं, वो जहां भी जाएं गाड़ी से जाएं, अच्छी गाड़ी से भेजे। हम इन्हें कहते हैं कि वो यूटिलिटी में जाए, वो अच्छी गाड़ी में जाए बैठ करके, है ना। वो अच्छा हो कि कभी यूटिलिटी में बैठ जाए, उनको पता लग जाए कि कमर में कितनी दर्द होती है पहाड़ में चलने में। अब समय कम है तो मैं फाइनल कमेंट लेता हूँ। कमलेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था मीनाक्षी जी का, इसलिए पूछ रहा हूँ फाइनल कमेंट के साथ। उन्होंने कहा कि आज सभी पक्ष विपक्ष अगर महिला के मुद्दों पर भी अगर बात कर लेता तो अच्छा रहता है। शॉर्ट में दे दीजिएगा जवाब। इस तरह के जो मुद्दे उठते हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सभी को उठाने चाहिए उसमें, क्योंकि सभी का योगदान होता है, तभी कोई मुद्दे का निर्धारण होता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मानसिक विक्षिप्त मानसिकता के जो लोग हैं, जो हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की घृणित हरकतें कर रहे हैं, उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है कि जो अमेंडमेंट इस समय अब आने जा रहा है वो एक बेहतर अमेंडमेंट है, लेकिन अगर उससे भी बेहतर अमेंडमेंट हो कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारी बहनों के साथ कोई ऐसी घटना करता है तो उसको या तो सरेआम चौराहे पर गोली मार दी जाए या उसको फांसी दी जाए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन कल उम्मीद की जाए एक दिन और हमारे पास कि महिलाओं के मुद्दों पर, महिला हिंसा पर वो कम होगी, दहशत होगी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के जो अमेंडमेंट ला रही है इस वक्त, जो करने जा रही है कानून में बदलाव, वो इसी के लिए है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको किस तरीके से जल्द सजा मिले और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो सके। मुझे लगता है संजीदा है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार। ठीक है, संदीप चौहान जी रवि जी, अनुपूरक बजट जो सरकार लाई है, सरकार की उन विफलताओं को लीपापोती करने का बजट है जिसे वो पूरा समय से पूरा नहीं करा पाई। इसके साथ ही साथ लगातार विपक्ष के सवालों से, राज्य के ज्वलित मुद्दों से भागने वाली सरकार है। इसका जीता जाता प्रमाण जो ये 3-3 दिन का मात्र गैरसैंण जैसी जगह जहाँ जाने में भी 1 दिन पूरा लगता है, वहाँ 3 दिन का सत्र लगा के ये विपक्ष के सवालों से, जनता के सवालों से, राज्य के ज्वलित मुद्दे हैं उनसे बचने का काम पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्री कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट। देखिए, फिर से महिला सुरक्षा की बात करूंगी कि सजा मिलने की बात तो, कि जो कल का दिन है उसमें जी सजा मिलने की बात तो बाद में आती है, पहले तो उसकी महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है। समझना पड़ेगा कि महिलाओं की प्रकृति को समझकर नीतियां उस प्रकार से बनाने की बात करनी पड़ेगी, उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आज सत्र को लेकर तमाम मेहमानों ने चर्चा की और क्या कुछ रहा उस पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी ने भी कहा किस तरीके से आगे होना चाहिए, सुझाव भी अच्छे थे। मैं सबका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, कमलेश जी, संदीप जी, मीनाक्षी जी और प्रेम पंचोली जी। कल एक दिन अभी और बाकी है गैरसैंण में। कल देखना होगा कि विपक्ष के तेवर कितने तल्ख रहेंगे। आज इतना कुछ खासा देखने को नहीं मिला, लेकिन कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सवाल लगे हैं उन पर किस तरीके से सत्ता पक्ष भी जवाब देता है और विपक्ष अपने सवाल किस तरीके से सदन के पटल पर रख पाएगा।